का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता प्रमुख हैं, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। ठीक है, याद रहेगा इतनी बात। अग्नि देवता के अग्नि आग के देवता हैं। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है। और सोम जो है वो एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने वाली चीज बनाई जाती है। तो ये नॉर्मल सा इंट्रो था, इसको आप याद रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऋग्वेद आपके 4 प्रकार के हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, और 3500 साल पहले वो लिखा गया था। लिखा नहीं गया था, 3500 साल पहले उसकी रचना हुई थी। पहले सिर्फ वो बोला जाता था, लिखने का प्रक्रिया बाद में शुरू हुई है। तो उसको हम आगे पढ़ लेंगे, और ठीक है। चलिए, आगे है आपका वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है ना। जो ऋषि जिसको हम मानते हैं, ऋषियों ने की है आपकी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पठर द्वारा कंठस्थ कराते थे। समझ रहे हो बात क्या कह रहे हैं ये? कि जो आचार्य होते थे, आचार्य ऋषि होते हैं, आचार्य गुरु को कहते हैं एक्चुअल में। तो जो गुरु अपने शिष्यों को बताते थे, वो बोल करके याद दिलवाते थे। कंठस्थ करवाने वाली विधि उस समय चलती थी सस्वर पाठ के द्वारा, यानी कि बोल बोल कर कंठस्थ करवाया जाता था, क्योंकि ये लिखित रूप में नहीं थे उस टाइम। जो ऋग्वेद है वो लिखित रूप में अवेलेबल ही नहीं था, वो सिर्फ बोलकर ही सुनाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, स्त्रियां नहीं थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये एक पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, ये आपको याद रखना है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो, ये भाषा थोड़ी सी उससे अलग है, थोड़ी सी अलग है, लेकिन है संस्कृत ही, थोड़ी सी अलग है। देखिए, अगली बात करें तो संस्कृत और अन्य भाषाएं कौन कौन सी परिवार का हिस्सा है। ये आपको एक छोटा सा इंट्रो है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। यानी कि भा से हो जाता है भारत, और यूरोप, रोपियो से हो जाता है यूरोप। तो ये इस भाषा परिवार की हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फारसी और जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी भाषा आपको जो है, इसको लिख लेना बाद में और इसको याद कर लेना, आप चाहो जैसे भी याद करना चाहते हो उसको। अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, तो याद कर सकते हो शॉर्टकट में बना के कुछ भी। उन्हें एक भाषा परिवार कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, यानी कि मातृ संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का शब्द है, मदर जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन सब के सब माँ से ही स्टार्ट हो रहे हैं, सब में माँ जरूर आता है, माँ शब्द आता है। इसलिए इनमें एक जैसे अक्षर होते हैं, इसलिए इनको एक परिवार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, चलिए, बाकी इसको याद करने का अगर तरीका हम ढूंढे तो ढूंढ सकते हैं। देखो, असमिया आपका हो गया ए, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, एशियाई हो गया आपका, है ना। उसके अलावा हो गए आपके ये आ, अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश कह सकते हो इसको, फारसी, जर्मनी, इतावली और स्पेनिश, है ना। तो ये हैं आपके, तो इनको याद रख सकते हो ऐसे। तो कैसे याद रखें इसको, देखो मैं ये करता हूँ, अभी इसको ट्रिक बना देता हूँ आपके लिए एक, है ना। चलिए जी, लो जी, बन गई ट्रिक। किसी का भाई दोस्त है आकाश, आकाश नाम का कोई प्राणी है घर में आपके? आकाश जी, सुनो आकाश जी, देखो जी, आकाश जी में आ जाती है आपकी सबसे पहले असमिया, फिर का से आ जाती है आपकी कश्मीरी, आ से हो जाती है आपकी एशियाई, है ना। और एस से हो जाती है आपकी कौन सी, सिंधी, सिंधी हो जाती है आपकी एस से। एच से हो जाती है आपकी हिंदी, ठीक है। और जी से हो जाती है आपकी गुजराती। तो ये तो आपका यहाँ पे आकाश जी याद रख लो आप, आपका हो गया भारोपीय परिवार। लेकिन इसी के अंदर है वो भी, बाकी भी अलग है, अलग नहीं है, सभी ये एक ही परिवार का हिस्सा है। तो इसको भी इस तरह से आप याद रख सकते हो, ई एफ जी जे आई एस। तो इसको अगर इस सेटलमेंट इसका करा जाए तो कैसे करेंगे? जेफिस, जेफिस कर दो इसको, एक ऐसे ही वर्ड याद रख लो, लो जेफिस कर दो इसको, याद रहेगा, ऐसे ही रट्टा मार लेना इसका। ठीक है। चलिए जी, हो जाएगा याद आप आपको। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आकाश इज माय फ्रेंड, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? किस में भाई, देखते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे भारत में।
उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत भाषा बोली जाती है, तिब्बत बमा परिवार की भाषा, तिब्बत बमा परिवार। ये भाषाएं कौन कौन सी है आपकी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की हैं। तो यहाँ पे ये आप नाम याद रख लेंगे। पूर्वोत्तर में यानी कि पूरब में आपके तिब्बत ही है, भारत के, है ना? अगर बात करो भारत की बात करोगे इस तरह से, तो यहाँ पे तिब्बत है, तो ये तिब्बत बमा परिवार हो गया। उसके अलावा आपका जो है अ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा, ये आपका यहाँ आ जाएगा दक्षिण में। तो दक्षिण जो होता है आपका दा से स्टार्ट होता है, दा से, और दा से ही आपका द्रविड़ स्टार्ट होता है ना? तो इस तरह से आप याद रखेंगे, द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वो दक्षिण में बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण में बोली जाती हैं। और झारखंड और मध्य प्रदेश में आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, तो ये बीचों बीच आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। कोई दिक्कत किसी को? सर मेरे सलाम का जवाब तो किसी ने नहीं दिया। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जी। रख सकते हैं, चलो जी। देखो अब बात करें यहाँ पे, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। पहले उसका पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ उसका उच्चारण किया जाता था, जो मैंने अभी आपको बताई ये बात। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया, और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 100 साल पहले हुआ है। पहले जो लिखा गया था वो किस पे लिखा गया था? ताड़पत्रों पर, है ना? ये जो कह रहे हैं रचना के कई सदियों बाद लिखना स्टार्ट हुआ, तो लिखावट जो शुरू हुई वो हुई आपकी ताड़पत्रों पर। ऋग्वेद की अगर प्राचीन बात करोगे, सबसे शुरुआत में जो लिखा गया वो ताड़पत्रों पे लिखा गया। बाद में जो है छपना स्टार्ट हुआ है, ये अभी लगभग कुछ 100 150 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। और चलो देखते हैं वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इन दोनों के बीच विश्वामित्र एक ऋषि थे आपके, कौन थे? ऋषि, है ना? और जो देवियां कही जा रही हैं वो नदियों को कह रहे हैं। ये व्यास और सतलज नदियां हैं जो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये व्यास नदी है आपकी, यहाँ से स्टार्ट होती है ये आपकी, है ना? उसके बाद ये सतलज में ही मिल जाती है, तो यहाँ से सतलज नदी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो आपकी व्यास नदी हो गई, ये वाली व्यास नदी। ये हो गई आपकी सतलज, और उस ये आपकी सिंधु नदी ये आ रही है, तो ये आके इसी में मिल रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से सिंधु नदी में जाके ये मिल जाती है। तो ये दो नदियां हैं, और विश्वामित्र जी इनसे बात कर रहे हैं, कुछ क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ये जो सूक्त हम पढ़ने वाले हैं, जो प्रार्थना पढ़ने वाले हैं, वो ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी याद रखना, ये संवाद जो है वो आपका ऋग्वेद के अंदर से हमने उठाया है, ठीक है। देखिए इन दोनों नदियों को मानचित्र में खोजो, वो तो हमने खोज लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि, भुर्ज नामक पेड़ की, जो मैं आपको बोल रहा था अभी कि पांडुलिपि में लिखा गया था, तो भुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखा गया। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पर? ध्यान से देख लेना, ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहले छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मतलब ये पांडुलिपि जब हमारे हाथ लगी, इसको पढ़कर हमने टाइप किया, तब उसको छापने का काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ बाद में। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक है। पुणे जो है वहां पे एक शहर है महाराष्ट्र में, वहां पे सुरक्षित है। इस पांडुलिपि के पन्ने में जो कहानी लिखी गई है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बात करें विश्वामित्र और नदियां, तो क्या बातें इनके बीच में होती हैं आपकी? विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह। देखो क्या क्या शब्द यूज करे हैं उसकी तारीफ की तरह, तारीफ के लिए। बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह
दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से उतरने नीचे उतर आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से इर्फु स्फुत्र तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो, है ना। ये क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में मिली हैं, हमने अभी बात करी है। एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो, मिल गई ना बाद में। ये देखो यहाँ पे हमने बात की थी अभी, ये तो व्यास नदी यहाँ से आ रही थी और सतलज नदी यहाँ से आ रही थी। तो ये यहाँ पे दोनों संगम हो गया इन दोनों का, ठीक है ना। उसके बाद नदियां बोलती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवियों के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, बताइए क्यों प्रार्थना कर रहे हो आप हमसे। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया मुझे कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों से ऊपर ना उठाओ। जो रथ के बीच में, जो पहिए के बीच में जो लकड़ी लगी होती है, जैसे ये दो पहिए होते हैं, तो इनके बीच में जो यहाँ पे जो ये होता है ना आपका, इसको धुरी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको ही धुरी या धुरा कहते हैं। तो गाड़ियों की धुरियों से ऊपर ना उठाओ, मतलब पानी अपना नीचे रखो ताकि हम जो है आसानी से नदी को पार कर सके। तो नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सकें। तो इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। कहानी के अंदर आपके घोड़े और गाय की तुलना की गई है। अब देखो, सुनने में बहुत आसान सी चीज है, लेकिन ये प्रश्न आपका कहीं से भी उठा के बना देगा। यही बना देगा कि जो आपकी विश्वामित्र और नदी के बीच में जो सूक्त लिखा गया है उसमें नदी को किस से संबोधित किया गया है, तो ये पता होना चाहिए, घोड़ों से, गायों से, है ना। तो इस तरह से जो है उसको इन शब्दों के द्वारा जो है इनको संबोधित किया गया है। बात समझ में आई इतनी। चले जी आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म। लगता है काफी आगे चले गए हैं। चलो वीडियो को लाइक करते रहो भाई सब लोग, 1800 लाइक हमारे होने वाले हैं, तो एक बार वीडियो लाइक करो जरा सब लोग जल्दी से, कमेंट को नीचे करके। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? आपने जवाब का कारण दीजिए, चलो इसको खाली छोड़ो, ये तो बच्चों से पूछने वाली सवाल है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खास करके सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जिक्र किया गया है ना। सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है, ठीक है, लेकिन है ऋग्वेद में। तो यहाँ पर जो है मानचित्र में ऐसी 5 नदियां ढूंढो जो इसका जिक्र ऋग्वेद में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं, इन्हें फिलहाल के लिए तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियों का जिक्र किया गया है। मवेशियों का क्या अर्थ था, मतलब वहां पे देखेंगे, मवेशियों का, बच्चों का, खास करके पुत्रों का और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी कि लोग, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं ही लिखी हुई हैं, प्रार्थनाएं मतलब सूक्त। तो भगवान से मांगने के लिए लोग उन प्रार्थनाओं को गाते हैं या बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है प्रार्थनाएं जो है अनेक इनकी प्राप्ति के लिए है। मवेशी मतलब जो पालतू पशु होते हैं, तो क्योंकि पशुधन कहा जाता है उसको। उस समय की बात करेंगे तो पशुपालन सबसे बड़ा व्यापार था उस समय का, है ना। ये सबसे बड़ा व्यापार था। और कृषि उसके बाद। फिर बच्चों को, पुत्रों की प्राप्ति के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। घोड़ों की प्राप्ति, क्योंकि घोड़े भी वहां पे काफी महत्वपूर्ण थे और पैसे मिलते थे घोड़े के। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चरागाह हों या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो युद्ध होते ही थे पहले, वो इस चीज बता रहे हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देते थे। पुरोहित वही होते हैं जो आपके पंडित लोग होते हैं, उनको पुरोहित पुरोहित कहा गया है। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने वाले भी रखते प्रयुक्त होता था, यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी कहानी की तरह इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। किसी को कुछ कहना है?
सर एसएसटी में कविता लिखने के लिए बोला जाएगा? अरे बेटा, कविता लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन इसके बीच में से फैक्ट आएंगे ना आपके। अब जो एनसीईआरटी में चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उसके बीच में से ही कहीं से भी प्रश्न बना देता है वो, तो जो भी उसने एनसीईआरटी में लिख दिया है एक बार। मवेशी का मतलब पालतू पशु, अभी बताया तो था आपको। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेने के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोक सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे, और जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, मतलब उस इंसान को चुना जाएगा सरदार जो बहादुर होगा और जो लड़ने में बहुत परफेक्ट होगा, उसको चुना जाएगा। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द देख लो ध्यान पूर्वक भाई, इन शब्दों से आपके काफी प्रश्न बन सकते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय और निवास स्थल या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। जो आज भी आप बात करते हो ना, समाज में भेदभाव है, समाज में लोगों को बंटवारा है, ये पहले से ही चला आ रहा है। किस किस तरह से था उसको देख लो। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताओं बताने वाला कुछ शब्दों को देखिए। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। इनका काम सिर्फ यही था, जो पुरोहित थे इनका काम सिर्फ यही है कि यज्ञ और अनुष्ठान करना ही इनका काम होता था। राजा के लिए करते थे, आम लोगों के लिए भी करते थे, जो करवाना चाहते थे जमींदार लोग। दूसरे लोग, ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी रखते थे, और ना ही महलों में रहते थे, और ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये जनता से कर वसूल करते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। मतलब लोग मानते थे बस इनको राजा, इनकी कोई सेना भी नहीं होती थी और ये कोई अपना राजतंत्र भी नहीं चलाते थे, है ना। तो दो प्रकार के लोग का जिक्र तो इन्होंने यहाँ पे किया है। पिछले अनुभाग में एक बार फिर से पढ़ो आप, और ये पता लगाओ कि राजा क्या हो करते थे। अच्छा, ये तो अभी पढ़ लिया हमने। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन। देखो, ये जन वाला आपका प्रश्न आपका सीटेट में पहले भी आया है। जन किसको कहते हैं, यानी कि जन, ऋग्वेद में जन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, तो सुन लो। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष। विष यानी कि वेश्य, वेश्य शब्द से निकला है। तो ये दो शब्द थे जिनके बारे में आप अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, लेकिन मैं इंट्रो में बताऊं अगर आपको सिंपल। तो जन जो है वो आपके आम जनता के लिए इस्तेमाल होता था, और वेश्य शब्द जो इस्तेमाल होता है वो व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या विष, भारतजन या विष, यदुजन या विष, ऐसे कई उल्लेख आपको जो है इसके अंदर मिल जाएंगे ऋग्वेद के अंदर। ठीक है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वो खुद को कभी कभी आर्य कहते हैं। रचना किसने की है? ऋषियों ने। यानी कि आर्य कौन हुए आपके? आर्य हो गए ऋषि। ऋषि लोग जो है वो ही आर्य हो गए आपके। ठीक है। अपने विरोधियों को क्या कहते थे? ये दास या दस्यु। दास कहते थे जो बाकी लोग थे आपके, है ना। दास या दस्यु, यानी कि दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद के समय दास शब्द जो है उसका मतलब हो गया गुलाम। और आज भी दास शब्द का मतलब गुलाम ही होता है। दास का मतलब नौकर ही होता है ना। स्त्रीलिंग दासी होता है इसका। दास वे स्त्री पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद समझा जाता था, जो भी मालिक चाहते थे वो उन्हें करना पड़ता था। ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर देखो वहां क्या हो रहा था आपका। क्या हो रहा था देख लेंगे, चलो आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में सारी चीजें आएंगी आपकी। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, टीचिंग लाइन। अरे आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई, आपको आवाज कम क्यों आ रही है? और तो किसी को दिक्कत नहीं है? कौन कौन प्रेजेंट है भाई, जरा एक बार प्रेजेंट लगाना कमेंट में। प्रेजेंट लगाओ जरा एक बार कमेंट में, पता तो चले कौन कौन आया है वापस ब्रेक के बाद। दास का मतलब गुलाम, हाँ जी वही। देखो, खामोश प्रहरी कहानी अगले पृष्ठ पर है आपका, और अलग तरह का विकास हो रहा था, इसको तो छोड़ दो फिलहाल के लिए, अभी पहली लाइन को। यहाँ से देखो, शिलाखंड महापाषाण। महापाषाण क्या है इस बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि महापाषाण का जिक्र जो है वो कई कई बार आपके एग्जाम में आया है। महापाषाण है क्या आपके? महापाषाण काल अलग है, और महापाषाण शब्द, ये महापाषाण काल से संबंधित नहीं है। ये आपका अभी का शब्द है, नया शब्द। महापाषाण का मतलब होता है, महा का मतलब बड़ा,
और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि एक बहुत बड़ा पत्थर, उसको महापाषाण कहा जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई आपकी। जैसे कि इस फोटो में देखो आप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये पत्थर लगे हुए हैं। एक्चुअल में यहाँ कब्रें बनी हुई है, यहाँ पे कब्र है और कब्र के किनारे पे एक पत्थर लगाया गया है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप बात? यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक कबर है आपका इस तरह से, है ना, तो यहाँ पे एक पत्थर खड़ा कर देंगे ऊपर की तरफ, उस पत्थर का एक निशानी के तौर पे इसको खड़ा करेंगे। ये प्रथा दक्षिण दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, वो तो छोड़ो, आगे होगा शायद मानचित्र। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते हैं। यानी कि जो आप कब्रें खोदेंगे ना उसको, तो वो कब्र के अंदर भी, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो यहाँ पे, तो ये अगर ये तो कब्र है आपकी, यहाँ से अगर देखोगे ना इस तरह से आपकी कब्र है ये, तो इसके अंदर भी तो महापाषाण है, ये भी तो पत्थर है चारों तरफ जो लगाए गए हैं, और ये भी महापाषाण है जो इसके चारों तरफ लगाई गई हैं। तो ये कब्र है जिसको मिट्टी से ढक दिया जाएगा। इसके किनारे पे सिरहाने पे एक बड़ा पत्थर लंबवत रूप से ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इतनी बात याद रखनी है कि महापाषाण का इस्तेमाल किस लिए होता था। महापाषाण उन पत्थरों को कहते हैं जो कब्र के किनारे पर लगाए जाते हैं। इतनी बात याद रहेगी आपको? ठीक है, याद रहेगी। चलिए जी, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हो ये गोलाकार सजाए हुए पत्थर हैं, ये है ना, देख रहे हो ये वाले पत्थर जो हैं आपके। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है, जो कि पिछले फोटो में देखा। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे कब्र होती होंगी। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। किस तरह के काम? हमने जो कार्य की सूची दी है उसको क्रमबद्ध रूप से लगाओ, क्रमबद्ध ही है वैसे लगी हुई। पहले नंबर पे गड्ढे खोदेंगे वो, है ना। दूसरी बात, शिलाखंडों को यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, शिला बोलते हैं पत्थर को और खंड मतलब टुकड़ा, शिलाखंड मतलब पत्थर का टुकड़ा। शिलाखंड को ढोकर लाना, फिर उसके बाद में बड़े पत्थरों को तराशना। ऐसा नहीं कि जैसा है एज इट इज उसको लगा देंगे, इसके लिए बड़ा डिजाइन बनाना पड़ेगा भाई, तोड़ तोड़ के पत्थरों को, है ना। फिर उसके बाद में मरे हुए व्यक्ति को दफना देते थे वो। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। सामान्यतः मृतकों को कुछ खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, यानी कि उनकी कब्रों में बर्तन भी रखे जाते थे जब उसको दफना रहे हैं, और ये काले लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से इनको जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी इन्हीं के साथ जो है गहने दफना रहे हैं, बर्तन दफना रहे हैं। ये शायद इनकी कुछ परंपरा थी कि इनको ये लगता था कि मरने के बाद भी एक जीवन है, जहाँ पे ये सामान उन लोगों को काम आएंगे, मृतक को काम आएंगे, इसलिए वो यहाँ पे दफना देते थे उसके साथ साथ। इस तरह के महापाषाण को क्या कहते थे आप? ताबूत शवधान यानी कि शिष्ट कहते थे। यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। ये आपका एक छेद यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1800 लाइक हो गए सर? अच्छा जी, 1800 लाइक हो गए। चलो 2000 करने हैं, हमें तो लाइक करते रहो सबके सब जल्दी जल्दी, है ना। चलिए, देखो क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, बताओ। हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग होता था, नहीं होता था? नहीं होता था। वहां पे कांसे का प्रयोग होता था, तांबे का, टिन का प्रयोग होता था, लोहे का नहीं होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं और आपके जो है घोड़े के लिए सामान है, ये वाला आपका जो भी इस्तेमाल होता होगा शायद उसके गले में डालते होंगे इस तरह से। नीचे कुल्हाड़ियां हैं, ये कुल्हाड़ियां बनाई गई थी, ये देख सकते हो आप। और ये एक कटार है यानी कि छुरी आपकी इस तरह की। ये चीजें कहाँ से मिली हैं आपकी? महापाषाण कब्रों से मिली हैं आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चलता था? कब्रों के द्वारा। जो कब्र हमने पढ़ी ना महापाषाण कब्रें, उन कब्रों को देखकर हमें अंदाजा लग रहा है कि वहां पे अमीर गरीब छोटे बड़े लोग रहते थे। किस तरह से पहचान होगी जरा देखना। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजों से मरे हुए व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी, यानी कि एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें हैं। तो होगा क्या उससे कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणके मिले हैं। भाई देखो, ये बहुत अमीर खानदान का रहा होगा, है ना। और शंख भी मिले हैं।
दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इनमें सामाजिक भिन्नता थी, यानी कि कुछ लोग मालदार थे, कुछ लोग गरीब थे। तो जो अमीर लोग थे उनकी कब्र में बड़े महंगे महंगे सामान होंगे, जो गरीब लोग थे उनकी कब्र में आपका मिट्टी मिट्टी के बर्तन मिले हैं बस। तो ये सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है इसके द्वारा से। कुछ अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग उनको मानने वाले अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों की भी थी? हाँ, हो सकती हैं। देखो, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। ये वह है- वे यह हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाए गए होंगे। यानी कि एक व्यक्ति कोई मर गया है, उसकी कब्र बना दी, उसके बाद तो वो गल जाएगा, हड्डी वड्डी खत्म उसकी, उसी जगह पे दूसरे व्यक्ति को दफना दिया, है ना। उसके बाद तीसरे व्यक्ति को, उसी पीढ़ी के तीसरे व्यक्ति को वहीं दफना दिया आपका। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट के रास्ते कब्रों कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, वहां पे मतलब महापाषाण के साथ जो आपके पत्थर लगाते थे उससे पहचान रहेगी कि ये कब्र जो है हमारी है। या उस पे हो सकता है वो कुछ चिन्ह भी बना देते होंगे। नाम तो नहीं लिखने का कहीं भी जिक्र आया, लेकिन कोई चिन्ह बनाते होंगे कि ताकि पता चल जाए कि ये हमारे दादा की कब्र है ना, ऐसा कुछ उनका चिन्ह रहता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी, लिखते रहे आगे। बहुत ही चालाक लोग होते थे, सामान सेफ रखने का तरीका, वाओ। सामान सेफ रखने का तरीका, वो तो मर गए, उनके लिए क्या सेफ रखना अब। देखो, इनाम गांव को, उसमें देखो मानचित्र में मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इनाम गांव। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इनाम गांव जो है ये कर्नाटक में है आपका। ठीक है, नहीं कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में है ये। जो इनाम गांव है ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। तो इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की दिशा में होता था। ये याद रखने की चीजें हैं, इन्हीं से प्रश्न बनेंगे आपके, एक एक चीज आ जाती है आपकी घुमा के कहीं भी। उत्तर की दिशा में सिर होता था। जैसे फैक्ट बनते हैं ना, निम्नलिखित में से सही बातें बताओ। इनाम गांव की कब्रों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनो। अब 5 6 लाइन दे दी उसने, उन 5 में से 2 3 सही होगी, 2 3 गलत। चुन के बताना होगा आपको, A C D सही है, ABC सही है ना। उस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ये याद रखना, एक फैक्ट हो गया आपका, 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। दूसरी चीज होगी, सिर जो है उनका उत्तर की तरफ होता था दफनाते टाइम। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना या पीना हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तीसरा पॉइंट ये है आपका कि ऐसे बर्तन रखते थे वो जो खाने पीने के काम आए। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया है। देखो, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो इस बात से क्या पता चल रहा है आपका कि ये सीधी बात है कि ये गांव का कोई बड़ा आदमी था, है ना। गांव के बीचों बीच घर है, घर बड़ा है आपका, और उसको दफनाने का तरीका भी अलग है कि उसको संदूक के अंदर दफनाया जा रहा है। तो उसको इज्जत दे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शव होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, गांव का सरदार होगा वो, तभी उसको इतने अच्छे तरीके से जो है दफनाया गया है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 1 मिनट का मौन रख लेता हूँ यार, बोल बोल के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम्म। अच्छा लग रहा है सर पढ़ने में, अच्छा लगना चाहिए भाई, है ना। चलो कोई कमेंट वमेंट करो यार, अच्छी अच्छी जरा कुछ कमेंट करो, कोई शेर वेर ही सुना दो। हाँ, चलिए देखते हैं आगे क्या है भाई। क्या बताते हैं कंकाल के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है भाई, है ना। छोटे आकार का, क्योंकि कंकाल से आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में बड़ा बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता, तो इसको नहीं पहचान पाओगे कि वो कंकाल बच्ची का है या बच्चे का है, मतलब लड़का है या लड़की है, इस बात को आप नहीं पहचान पाओगे कंकाल को देख करके। ठीक है, अगर वयस्क हैं
तो पहचान, मतलब एडल्ट अगर आदमी और औरत है तो उसके कंकाल में फर्क दिखता है, लेकिन बच्चों में नहीं दिखता फर्क। ठीक है, यह हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का है। कैसे? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि यदि कंकाल के साथ में गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि वहां पे पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस जमाने में पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो आप तब भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हो सकता है आभूषण तो फिर मर्द का कंकाल भी हो सकता है वो। कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उनकी हस्तियां, मतलब हड्डियां, चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि कूल्हा जो है वो पुरुषों की तुलना में चौड़ा होता है। पुरुष की तुलना में औरत के जो कूल्हे होते हैं वो चौड़े होते हैं, उनकी हड्डियां वहां से चौड़ी होती हैं, और वो उम्र के साथ ही बड़े होते हैं। बच्चों में नहीं फर्क पता चलेगा आपको, वो जब वयस्क हो जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंकाल है ये औरत का है या आदमी का है। ये फर्क पहचानने का इनका तरीका है। ठीक है, चलिए जी। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पे आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, इनकी नाम याद रख लेना भाई। चरक नाम का प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। यानी कि इन्होंने जो है मेडिकल साइंस के ऊपर एक किताब लिखी। चरक इनका नाम है, किताब का नाम भी चरक संहिता है, कोई अलग अंतर नहीं है। उन्होंने क्या कहा, सबसे खास बात उनके बारे में ये है, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के अंदर 360 हड्डियां होती है। कितनी बताई इन्होंने? 360 हड्डियां होती हैं, जबकि हम क्या मानते हैं, 206 हड्डी मानते हैं। तो इन्होंने उस समय में 360 कैसे गिने होंगे भाई? आधुनिक शरीर रचना के हिसाब से 206 मानी जाती है। तो संभवतः चरक ने अपनी गिनती में हची दांत और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी, है ना। जो जॉइंट्स हैं, जो आपके और भी चीजें हैं, दांत वगैरह सब गिन लिए होंगे उसने, उसके हिसाब से जो है ये बताया होगा। ठीक है जी। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सब पढ़ना पड़ेगा बेटा। हाँ जी। तकलीफ इतनी है कि किसी को आज तक बताया ही नहीं, और कोई बिन बोले समझ जाए ऐसा कोई मिला ही नहीं। प्रदीप कुमार, क्या कहानी है आपकी भाई ये है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव के लोगों की काम धंधे क्या है? इनाम गांव की कब्रें देख ली आपने, है ना। कब्रों में आपको पता चल गया कि वो जो है सामान वगैरह सब रख देते थे। क्या ये काम धंधे करते होंगे? इनाम गांव के पुरातत्व विदुष को गेहूं, जो चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिली है। तो कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगाते हैं कि लोग ये खाते होंगे। मतलब ये जानवरों को खाते भी थे। गाय